Hello guys of class 9, myself Saurabh Srivastava. Started going to teach you today history. Chapter 1 name is the French Revolution, you know very well. And today is the part 4 of this chapter. And the topic is the outbreak of the revolution. Okay. Second part में ये है the outbreak of the revolution. उसका मैं fourth paragraph मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. Okay. तो शुरू करते हैं. The representative of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. ठीक है. थर्ड स्टेट के लोग जिन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं थे, ठीक है ना, और थर्ड स्टेट के लोग जो चाहते थे कि हर एक पर्सन जो इस फ्रांस में रहता है या जो तीनों फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग जो शामिल हुए हैं सबको वोटिंग देने के राइट्स हों, जितने भी लोग शामिल हैं. तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हमारी बात राजा नहीं सुनते हैं, असेंबली नहीं सुनते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कहाँ जाएंगे, हम देश के लोगों की आवाज़ बनेंगे. ओके. तो 20 जून को एक असेंबली ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ द वर्सटाइल. तो वर्सटाइल के टेनिस कोर्ट में 20 जून को सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग इकट्ठा होते हैं. और वो क्या क्या कहते हैं कि दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली एंड swore not to dispose till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. और कहते हैं उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट असेंबली अनाउंस किया, साथ में ये भी कहा कि हम जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते और मोनार्च की शक्तियों को खत्म नहीं कर लेते या कम नहीं कर देते, तब तक हम लोग एक इंडिपेंडेंट असेंबली की तरह इस फ्रांस में काम करेंगे. ओके, ये था उनका. अब देखिए, दे वेयर लेड बाय मिराबू एंड एबे सीरियस. ठीक है ना, उसमें दो लोग मेन थे. कौन कौन थे? मिराबू और एबे सीरियस. मिराबू वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड ऑफ टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. जो मिराबू था वो एक रिच फैमिली से था, लेकिन उनको फ्रांस के लोगों का या नीचे के लोगों का उनको दर्द पता था कि हमें क्या करना चाहिए फ्रांस के लोगों के लिए. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. ठीक है, वह एक जर्नलिस्ट था. जर्नल का मतलब चीज़ों को लिखकर, अच्छे लिख कर और लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, बोलना. तो भीड़ उसकी बातों को क्या करती थी, सुनती थी. तो वर्सेटाइल के जो असेंबली हॉल था उसमें जितनी भी बार मीटिंग हुई तो उसने बहुत अच्छी स्पीचेस दी, जिससे फ्रांस के लोगों का सपोर्ट उसको मिलता चला गया. एबे शायस ओरिजिनली अ प्राइस्ट wrote an influential pamphlet called, ठीक है ना, pamphlet called What is the Third State. एबे शायस ओरिजिनली यानी कि वास्तव में एक प्राइस्ट था, ठीक है, जिसने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था कि What is the Third State. उस पैम्पलेट का नाम था What is the Third State, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है. ओके. अब देखिए, while the National Assembly was busy at Versailles drafting constitution, the rest of the France searches with turmoil. Okay, जब नेशनल असेंबली का वर्सेटाइल असेंबली, नेशनल असेंबली जिसे वर्सेटाइल टेनिस कोर्ट भी कहते हैं, जब वो मतलब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, उस टाइम पे a severe winter had meant a bad harvest. उस समय फ्रांस में क्या होता है कि फसल अच्छी पैदा नहीं होती है. द प्रिंस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड की कीमत अचानक बढ़ जाती है. ओपन बेकर्स एक्सप्लोइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. बेकर्स मतलब जो बेचने वाले होते हैं ब्रेड को, उन्होंने अचानक ब्रेड की प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया. यूं कह सकते हैं कि सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्विजेस एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. यह है कि लाइन में घंटों खड़े होने के बाद जिन लोगों को ब्रेड नहीं मिलता था, वो उन लोगों ने दुकान को लूटना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इन लोगों ने शुरू किया. ठीक है. एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. उसी समय राजा ने आदेश दिया कि सेना पेरिस की तरफ मूव करे. ओके. अब देखिए क्या होता है कि on 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. 14 जुलाई को भीड़ उग्र हो जाती है, यानी कि बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बास्तिल के किले को पूरी तरह तोड़ देती है, जला देती है. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of the pagans. ठीक है ना,
ड्रैगन्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। दिया है कि मैनर ऑफ, देखिए इसमें दिया है कि देहाती क्षेत्रों में ये अफवाह फैलने लगी कि एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन, मतलब जमीन और जमीन के मालिक जो हैं क्या करेंगे, उनके फसल को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मैनर का मतलब होता है जमीन और जमीन के मालिक। ओके, कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, इस डर से peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attracts chattox। chattox का मतलब होता है कि castle और stilly residence belonging to a king or a nobleman। ठीक है, और उनको ऐसा लगा कि छोटे छोटे किसानों की जो जमीन है वो राजा के कुछ गुर्गे का मतलब होता है कि राजा के कुछ लोग मंत्रीगण आकर के उनकी जमीनों को छीन लेंगे और उनके जो जितने भी चीजें हैं वो उनसे ले लेंगे, जिससे खाने के संकट पैदा हो सकते हैं। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरिन ड्यूज। तब उन लोगों ने क्या किया कि ऐसी सारी चीजें जिसमें लिखा हुआ था कि मतलब जो जमीनें लोगों ने लीज पर दे रखी थी या बड़े मालिकों को दे रखी थी, उन सारे कागजात को या उन सारे पेपर्स को लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया। ना रिकॉर्ड रहेगा ना आप हमसे जमीन लेंगे। तो ये भी कुछ अच्छा आइडिया था उन लोगों के द्वारा। अब देखिए, ये जिनके कर्ज बाकी थे वो सारे पेपर्स उन लोगों ने जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे अमीर लोगों को, सम्मानित लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज, उनमें से कई लोग या तो वहां से चले गए या विदेश माइग्रेट कर गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition the National Assembly and accepted the principle that his powers were from now to be checked by the Constitution। अंत में लुई 16 ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नेशनल असेंबली, जिसे वर्सेटाइल के टेनिस कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया था, उसकी जितने भी डिमांड थी उसको माना और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगा मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे राजा बनने रहने दिया जाए। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट था, ये प्रोविजन था कि राजा की पावर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी, राजा कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को डिसाइड नहीं करेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789, द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑन ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 1789 4 अगस्त 1789 को असेंबली एक फ्यूडल सिस्टम जिसमें टैक्स के बारे में प्रोविजंस रहते हैं उसको पास करती है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, क्लर्जी लोगों को भी टैक्स के दायरे में लाया गया। टीथेज वेयर एबॉलिश, टीथेज मतलब जो टैक्स चर्च लेते थे जिसे टीथेज बोला जाता था, वो एबॉलिश यानी कि खत्म कर दिया गया। एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेयर कन्फिस्केटेड, और ऐसे सारी जमीन जो चर्च के नाम पे थी उस सारी जमीन को गरीबों के बीच बांटा गया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बातें फ्रांस में हो रही थी। ओके, As a result, the government acquire assets worth at least 2 billion livre, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो फायदा हुआ वो 2 बिलियन लिब्रे का हुआ। देख लीजिए, जब सारी जमीनें जो चर्च के पास थी नियम राजा पर थोपे गए तो टैक्स देखिए कितना कलेक्शन हो रहा है, 2 बिलियन लिब्रे, ये बहुत बड़ा अमाउंट था। और जो 7 बिलियन का कर्ज था उसमें से 2 बिलियन तो यहीं से खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रांस अब धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि फ्रांस जिसमें राजा का शासन था और संविधान भी था, दोनों एक साथ चल रहे थे। तो फ्रांस को हम एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यानी कि दूसरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन फ्रांस में ऐसा था कि फ्रांस में राजा भी था और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी था, दोनों एक साथ चल रहे थे। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791। 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रेडी कर दिया और ड्राफ्ट को पेश कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि राजा की शक्ति को कैसे कम करना है। These powers instead of being concentrated in the hands of one person। इसमें क्या था कि राजा जिसके पास देश की सारी शक्ति थी उस सारी शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, प्रोग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वैसे ही पहली बार फ्रांस कंट्री में पहली बार राजा जिसके पास सारी पावर थी उस पावर को हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब अलग अलग लेवल्स गवर्नमेंट के बनाए गए। ओके, मतलब एक पर्सन से पावर को निकाल करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। द लेजिस्लेचर, पहला इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था द लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। अमेरिका में आज भी यही सिस्टम चलता है।
दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसी वजह से फ्रांस क्या बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब राजा सिर्फ नाम का होगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब जब जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जा सकते हैं, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। दैट इज सिटीजंस वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर, सिटीजंस यानी कि फ्रांस की जो जनता होगी वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगी। Who is turn choose the assembly, और बाद में उसी रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला करके एक नेशनल असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जाएगा या रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं हम? जैसे हमारे देश में क्या होता है, लोग वोट डालते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एमपीज को, एमएलएस को, वही एमपीज मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा को बनाती हैं, और हमारे स्टेट में वही एमएलए मिलके हमारे क्या बनाते हैं, स्टेट असेंबली को बनाते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा को या फिर स्टेट असेंबली को, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, उसे बनाते हैं। अब देखिए, नॉट ऑल सिटीजंस हाउएवर हैड टू राइट वोट, सभी सिटीजंस को अभी भी वोटिंग के राइट्स नहीं थे। ओनली मेन एवं ऐसे सारे मेन जो 25 साल या उससे ऊपर के थे और जो टैक्स पे करते थे, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, उन लोगों को एक्टिव सिटीजन माना जाता था और वही लोग वोट दे सकते थे। They were entitled to vote. The remaining men, बाकी सारे आदमी एंड सभी औरतें या लड़कियां, ठीक है ना, जो किसी भी जाति से बिलोंग करती थी, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है, जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे वो मेंबर ऑफ द असेंबली कहलाते थे। अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है ना, और जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करता था फ्रांस में, उसे सीधे सीधे नेशनल असेंबली में अपॉइंट कर दिया जाता था। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता आज के टाइम में। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ इस सेक्शन का मैं आपको पढ़ाता हूँ कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का वो शुरुआत होता है किससे, तो इस डिक्लेरेशन से शुरुआत होता है कि मैन यानी कि आदमी और सिटीजन यानी कि नागरिक के अधिकार क्या होंगे। ये पेज दिख रहा है आपको, इसमें डिक्लेरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजंस, इस पे लिखा हुआ है ऊपर डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ड्राफ्ट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, ओके। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने राय को देने का अधिकार यानी कि ओपिनियन देने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नियम बनने से पहले जो समानता थी उसका अधिकार, वर एस्टैब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और ये सारे अधिकार किसी भी पर्सन को जन्म से मिलेंगे और इसे छीना नहीं जा सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट, और ये हर एक स्टेट की या उस देश की ड्यूटी थी कि वो किसी भी फ्रांस के नागरिक की इस अधिकार को क्या करे, प्रोटेक्ट करे और बचाए। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन, ओके, थैंक यू।